सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। और पहले टॉपिक में अपन ने विसरण और प्राशन दाब के बारे में पढ़ा। उसका उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद प्राशन दाब की जो क्या क्या परिभाषा है और उन परिभाषाओं को कैसे प्राप्त करते हैं, किन किन प्रयोगों से अपन उनकी परिभाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ये पढ़ा। और अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे बनाई जा सकती है, जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने अर्धपारगम्य झिल्ली की जो मैकेनिज़्म होती है, क्रियाविधि है, वो कैसे वर्क करती है, उस पर अपन ने प्रकाश डाला। आज हम प्राशन दाब को मापन करने की अलग अलग विधियां पढ़ते हैं। और सामान्यतया परीक्षा में ये पूछा जाता है कि प्राशन दाब माप किसे कहते हैं और प्राशन दाब मापन की एक विधि बताइए। और इसके बाद में कई बार इसमें जो है वो प्राशन दाब अवनमन और प्राशन वाष्प दाब अवनमन और प्राशन दाब में संबंध के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी है, थियोरेटिकल पार्ट है इसका। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फेफर की विधि, फेफर्स मेथड। तो फेफर की विधि जो होती है उसमें कैसे अपन प्राशन दाब ज्ञात करते हैं। देखिए, इसमें एक पोट लिया हुआ है बाहर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी के अंदर फिर अपन एक पोरस पोट लेते हैं, सरंध्र पात्र लेते हैं, जिसमें बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, SPM लिखा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और फिर उसके अंदर जो है अपन सॉल्यूशन भरते हैं। बाहर जो है वो पानी रखते हैं और अंदर सॉल्यूशन रखते हैं, और ऊपर एक ग्लास ट्यूब लगा देते हैं। ग्लास ट्यूब के सहारे से अपन मैनोमीटर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रायोगिक व्यवस्था होती है, जिसमें बाहर अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर की तरफ पानी होता है और अंदर की तरफ विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। और आप जानते हो कि प्राशन दाब प्रासरण में विलयन प्रासरण में जो विलायक के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है वो पानी विलायक जो अणु है, पानी विलायक के रूप में हमने लिया है, वो जो अणु है वो बाहर की तरफ कम सांद्रता है और अंदर की तरफ ज़्यादा सांद्रता है। तो बाहर से अंदर की तरफ पानी मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है तो फिर प्राश जो इसके साथ मैनोमीटर लगा हुआ है, इस मैनोमीटर में ये लेवल चढ़ता है। तो जितना लेवल चढ़ता है वो ही क्या हो गया, प्राशन दाब हो गया। तो मैनोमीटर में जितना जो लेवल होगा उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि प्राशन दाब कितना है। यानी मैनोमीटर में पारे का तल जो है वो विलयन के प्राशन दाब के बराबर होगा। इस प्रकार की फेपर्स विधि होती है। इसमें कुछ कमियां भी हैं। कुछ अत्यंत तनु विलयन में इतना अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है कि झिल्ली फटी जाती है, झिल्ली फट जाती है, तो फिर ठीक से उसका प्राशन दाब ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसको साम्य स्थापित होने में बहुत समय लगता है, बहुत देर तक जो है वो लेवल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इसमें बहुत समय लगता है। इस कारण से भी ये विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। फिर इसके बाद आया मोर्स और फ्रेजर की विधि। मोर्स और फ्रेजर की विधि में क्या लिया गया है, बाहर जो हमने इसमें जो पोर्ट लिया था उसमें यहाँ पर ब्रोंज सिलेंडर ले लिया, यानी कि तांबे का सिलेंडर ले लिया। तो एक तो इसमें बाहर की तरफ तांबे का सिलेंडर है ये। फिर इसके अंदर जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। इसमें अब सॉल्यूशन बाहर की तरफ लिया है, उल्टा कर दिया, ऊपर फेफर विधि से उल्टा सॉल्यूशन ले लिया इधर। फिर उसके बाद SPM आ गया और उसके बाद वाटर आ गया, ठीक है। और इसको पानी के साथ ये है, तो पानी की विलायक के रूप में है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पानी जो होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आने से मैनोमीटर में जो इसमें नाइट्रोजन का मैनोमीटर लगाया हुआ है, इस मैनोमीटर में जो है वो पारे का तल बढ़ेगा। तो मैनोमीटर में जो पारे का तल है वह प्राशन दाब के बराबर होगा। ये मोर्स और फेफर की विधि है, तो मोर्स और फ्रेजर की विधि है। तो फेफर विधि से अलग कैसे है कि फेफर विधि में तो अपन ने अंदर की तरफ
यानी कि पोरस पोर्ट के अंदर की तरफ हमने सॉल्यूशन लिया था और बाहर की तरफ वाटर लिया था। इसमें अंदर की तरफ वाटर और बाहर की तरफ सॉल्यूशन लिया है, तो बहुत अधिक दाब उत्पन्न नहीं होता, तो झिल्ली जो है वो अपनी बनी रहती है, यानी कि उसकी जो कमी थी वो पूरी उस कमी का निवारण यहाँ पर हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि 91% सांद्रता के शर्करा विलयनों के प्राशन दाब ज्ञात किए गए तथा पाया कि सबसे सांद्र विलयन का प्राशन दाब 273 वायुमंडल था। इस प्रकार से अपन इससे प्राशन दाब ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य रूप से बर्कले और हार्टले की विधि, इसमें क्या होता है कि वैसी जो मोर्स और फ्रेजर की विधि है वैसी की वैसी ही है। इसमें अपरेटस को क्या है, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रख दिया और इसमें एक प्रेशर गॉज और लगा दिया, जिससे हमारे को रीडिंग डायरेक्ट हमारे को पता पड़ जाए प्रेशर गोज के बेसिस पर। ठीक है, तो प्रेशर गोज इसमें लगा दिया। अब देखिए वो की वो विधि है, इसमें बाहर की तरफ ब्रॉड सिलेंडर लिया है, फिर अंदर इसमें क्या लिया है, इसके अंदर विलियन लिया है, फिर उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली है एसपीएम, और फिर यहाँ पे अंदर वाटर लिया है और इसके साथ एक ये जोड़ दिया है। ठीक है, और ये कैपिलरी जोड़ दी। इधर से पानी का सिलेंडर है या यूँ कहिए कि रिजर्वायर है पानी का, वो इसमें पानी आता रहता है और इस कैपिलरी है, इधर से बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको थोड़ी देर बाद में हम इसको ऐसे रखते हैं तो जो पानी है यानी कि विलायक के अणु हैं बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे तो जो है कैपिलरी ट्यूब जो है इसमें लेवल कम आएगा और इसमें जो है वो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इधर पानी का मूवमेंट होता है। पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो हम पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये कैपिलरी का जो लेवल है वो हमेशा बना रहे। कैपिलरी का लेवल, तो कैपिलरी का लेवल हमेशा बना रहेगा तो हमारे पास प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाना पड़ेगा तो हमारे को जो प्रेशर गोज है इसमें रीडिंग आ जाएगी, तो हम इसके आधार पर प्राशन दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सी ब्रेकले और हार्टले की विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राशन दाब के कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तथा केशिका नली में जल का तल गिरने लगता है। इस समय पिस्टन पर दाब लगाकर केशिका नली में जल के तल को पहले वाली ऊंचाई पर स्थिर रखा जाता है। प्राशरण और अधिक नहीं होगा तो लगाया गया जो दाब होगा वो प्राशन दाब के बराबर होगा। इस प्रकार से अपन ब्रेकले और हार्टले विधि द्वारा प्राशन दाब ज्ञात कर सकते हैं। विशेषताएं, पूर्व की दोनों विधियों से कम समय लगता है और साम्य जो होता है वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और एडवांस विधि जो है वो ब्रेकले और हार्टले की विधि है और सामान्यतः यही पूछा जाता है या फिर मोर्स और फ्रेजर की विधि पूछी जाती है। पेपर की विधि बहुत कम पूछी जाती है। तो इस प्रकार से अपन प्राशन दाब का मापन कर सकते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट विधियां हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्राशन दाब के नियम। बहुत सिंपल नियम है, आपको ध्यान रखने। तो प्राशन दाब का पहला नियम क्या है, वांट हाफ का नियम। वांट हाफ का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्राशन दाब विलय के अणुओं की सांद्रता या संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी। क्योंकि हमने प्राशन दाब को पाई से रिप्रेजेंट किया है और सी जो है वह सांद्रता है मोल पर लीटर में। अगर हम प्रोपोर्शनल का निशान रहते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो अगर हम इसको पाई बाई सी कर दें तो प्रोपोर्शनल का निशान हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है और यही वांट हाफ का नियम है। दूसरा वांट हाफ और बायल का नियम, यह है स्थिर ताप पर तनु विलयनों के प्राशन दाब तथा उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। क्योंकि आप जानते हो जो सांद्रता होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, v 1/v के बराबर होती है, c जो है वो 1/v के बराबर होती है। तो अगर हम वांट हाफ के नियम में c की जगह 1/v रख देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो पाई v बराबर कांस्टेंट आएगी और वही जो है वांट हाफ बायल का नियम है। फिर आता है वांट हाफ चार्ल्स का नियम। देखिए वांट हाफ ने सांद्रता के संबंध में बताया, वांट हाफ के बाद बॉयल ने और ऐड हुआ तो उसको आयतन के आधार पर बताया और चार्ल्स ने ताप
को इसमें माना है कि प्राशन दाब पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो ये कहता है स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयनों का प्राशन दाब परम ताप के समानुपाती होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी, जहाँ टी टेम्परेचर है केल्विन में, तो पाई बाई टी जो है बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास वॉन हॉफ चार्ल्स का नियम है। अब विलियनों की जो सामान्य समीकरण है वो उपरोक्त तीनों नियमों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास उपरोक्त तीनों नियम क्या है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई 1/v, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी। अगर तीनों को हम लिखें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी बाई वी हो जाएगा। तो हम पाई इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, आप जानते हो। तो हमारे पास हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एस टी, और जहाँ पर एस जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है और इसका मान भी गैस कांस्टेंट के बराबर ही होता है। और आप जानते हो एस बराबर आर, आर बराबर के इंटू एन ए। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और एन ए जो है वो अवोगाड्रो नंबर है। तो इनकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हमारे को प्राप्त होती है। तो विलियनों का सामान्य समीकरण जो है वो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? एस वी क्या प्राप्त हो गया? एस बराबर पाई वी बाई टी। अब पाई वी बाई टी की अगर वैल्यू रखते हैं 22 पाई वी की वैल्यू 22.7 होती है, जो है 273 केल्विन पर इसका मान होता है। तो इनकी वैल्यू रखते हैं तो एस की वैल्यू हमारे को प्राप्त होती है एक मोल के लिए कितनी? एस बराबर 0.0821, जो हमने पहले भी निकाल के बताई है। तो हमारे पास अल्टीमेटली हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, और जहाँ पर एन मोल है, ठीक है। और एन मोल जो होते हैं आप जानते हो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम इंटू एस टी, या डब्लू पाई वी इज इक्वल टू डब्लू एम इंटू आर टी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब चौथा नियम जो है वो वांट हाफ अवोगाड्रो का नियम है। वांट हाफ अवोगाड्रो का नियम जो है वो समीकरण 8 से हम देखिए दो अनुसार दो भिन्न भिन्न विलयनों के लिए लिख सकते हैं। पाई 1 v1 इज इक्वल टू n1 st1, पाई 2 v2 इज इक्वल टू n2 st2। इन दोनों विलयनों को प्राशन दाब समान हो तो समान ताप पर इक्वेशन 9 व 10 से हमारे पास हो जाएगा v1 इज इक्वल टू n1 और v2 इज इक्वल टू n2। यदि दोनों विलयनों का आयतन समान, हमारे पास n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा। अतः समान ताप व समान प्राशन दाब पर विलयनों के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या भी समान होगी। यही वांट साफ अवोगाद्रो का नियम है। अब प्राशन दाब नियम की सीमाएं। विलय विद्युत अवगट्य नहीं होना चाहिए, विलयन सांद्र नहीं होना चाहिए अर्थात विलयन तनु होने चाहिए, विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए, विलय का विलयन में वियोजन व सहगुणन नहीं होना चाहिए। तभी ये ऊपर जो प्राशन दाब के नियम हैं उनसे अपन प्राशन दाब ज्ञात कर सकते हैं, या तभी ये नियम लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलय के बारे में, विलय का वियोजन सगुणन नहीं होना चाहिए, विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए, विलयन जो है वो तनु होना चाहिए, और विलय जो है वो विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका वियोजन और संयोजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अपन प्राशन दाब के नियमों के बारे में बात करते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे प्राशन दाब अवनमन व प्राशन दाब वाष्प दाब अवनमन व प्राशन दाब में संबंध की बात करेंगे, और क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक मिति एबुलिस की के बारे में भी बात करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।